दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पैडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारा जो सीटेट सिलेबस में वाटर चैप्टर है उससे संबंधित है। तो पानी कहाँ है, कितना है, कैसे है, खारा है कि मीठा है, इन्हीं सब संबंधों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं या कौन से हैं। यानी पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत यानी शुद्ध जल जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में हमको बताना है। तो भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब या इनमें से सभी। तो पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भूमिगत जल से भी हमको शुद्ध जल प्राप्त होता है, नदियों से भी शुद्ध जल प्राप्त होता है, झील व तालाब से भी शुद्ध जल प्राप्त होता है। तो हमारा जो है पहले का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहले का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर कितना भाग जल है। यानी पृथ्वी पर कितना भाग जल है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1/3, दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, तीसरा ऑप्शन दिया 3/4, चौथा ऑप्शन दिया आधा। तो पृथ्वी पर कितना भाग जल है। तो ये जो है पृथ्वी पर जो है 3/4 भाग जल है। तो दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी सही कथन को आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, या महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है, या द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है, या जल की उपलब्धता लगभग सभी जगहों पर समान होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको आपको ढूंढ के बताना है या छांट के बताना है। तो इसमें से दोस्तों हम लास्ट से देखते हैं, जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान होती है, ये बात गलत है। जल की उपलब्धता जो है सभी जगह समान नहीं होती है। द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है, ये भी बात गलत है। महासागरों का जल खारा तो होता है लेकिन मीठा नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जल जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीसरे का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जल की उपलब्धता से संबंधित कौन सा कथन सही है उसको हमको बताना है। तो इसमें ए नंबर दिया गया है। ए नंबर कह रहा है, जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है, या जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है। तो ये दोनों जो है हमारा कूट में देखते हैं हम कौन कौन सा है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या फिर ना तो ए और ना तो बी कोई नहीं चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है, ये बात सही है। जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी निर्धारित करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए और बी जिसमें दोनों दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगले में चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन को हमको छांटना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है, या यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, या शरीर रक्त का 80% भाग जल होता है। यानी रक्त का जो है शारीरिक रक्त का जो है 80% भाग जल होता है। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो सही है उसको आपको छांट के बताना है। तो नीचे कोड दिया गया है, ए बी सही है कि ए सी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें से जो पाँचवें का जो हमारा हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। क्यों, अभी देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है, ये भी बात सही है। शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए यह जो है रक्त मीन्स रक्त जो है यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, ये भी बात सही है। शारीरिक रक्त का 80% भाग जो है जल होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा ए बी सी और तीनों सही हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें दिया गया है चौथे ऑप्शन में ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो पाँचवें का चौथा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री होता है, यह जल का हिमांक 100 डिग्री होता है, यह जल का क्वथनांक 0 डिग्री होता है, यह जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। तो इसमें सही कथन आपको ढूंढ के बताना है।
तो इसमें से नीचे से देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या HO2 होता है? नहीं, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ये बात गलत है। जल का क्वथनांक यानी जल जो है क्वथनांक जो होता है उबलता है, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलता, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। उसके बाद जल का हिमांक जो है यानी जमना जो है 100 डिग्री पर नहीं होता है, जबकि ये 0 डिग्री पर ये बर्फ़ बनता है। तो ये ऊपर के नीचे के तीनों रंग है, तो ये गलत हो जाएंगे। और जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो छठवें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है, जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है, या जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो अगले में ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बी सही है, ए और बी सही है, या ए और सी सही है, या बी सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। तो सातवें का जो हमारा दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग, सातवें में जो ऑप्शन दिया गया था, इसमें दिया गया था दो है इसमें। जल जो है सिर्फ जल किसी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है, ये बात सही है। जल जो है चाहे ठंडी में हो चाहे गर्मी में हो वाष्पीकृत होता रहता है, तो ये बात सही है। जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है, ये बात गलत है। जल क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी बात सही है। तो यानी ए सी जिसमें ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है ए और सी किस में है? दूसरे ऑप्शन में है। तो ए और सी हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो हमारा जो है सातवें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी हमको मिलाना है, मिलान करना है। स्रोत दिया गया है इधर मात्रा परसेंटेज में दिया गया है। तो महासागर, फिर बर्फ़ के रूप में, भूमिगत नदियों तालाबों के रूप में कौन कितना है, इसको आपको सुमेलित करके बताना है। तो इसमें जो दिया गया है, जो महासागर में कितने % पानी है, तो महासागर में जो है 97% पानी है। बर्फ़ के रूप में कितना है, तो बर्फ़ के रूप में जो है हमारा कितना % हो जाएगा, तो बर्फ़ के रूप में जो है हमारा 2% हो जाएगा। और उसके बाद भूमिगत नदियों में सीधा ये सभी ऑप्शन मिले हुए हैं। तो 1 2 3 हमारा जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 हमारा पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकदम आसान सा था, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाला नहीं था, इधर उधर नहीं दिया था। उसके बाद नौवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल एक यौगिक है, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, या जल एक अच्छा विलायक होता है। तो कौन सा कथन सही है आपको कोड में बताना है। तो इसमें कह रहा है ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो जो नौवें का हमारा जो दिया गया है तीनों ऑप्शन, क्या जल एक यौगिक है, ये बात सही है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है या सर्वाधिक होता है, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद जल एक अच्छा विलायक होता है, ये भी बात सही है। इसमें जो भी चीज़ घोलो ये अच्छे तरीके से विलयन हो जाता है या घुल जाता है। तो ए बी सी हमारा तीनों ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले में बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 10वां क्वेश्चन कह रहा है, राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है, जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ़ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, यानी ये किस कारण से ऐसी घटना ये संभव हो पा रही है कि राधा एक बर्फीले स्थान पर भ्रमण करती है, यानी घूमने गई थी या भ्रमण करती है, जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ़ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव होती है, यानी जो नदियाँ होती हैं दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ का ठंडा माहौल है तो वो नदी के ऊपर ये बर्फ़ की एक लेयर बन जाती है। तो उसी बर्फ़ की लेयर को तोड़ करके नीचे जो है वो देखती है, क्या राधा जो देखती है कि लोग वहाँ नीचे से मछली पकड़ रहे हैं। तो वो किस कारण से होता है, वो कारण हमको पता लगाना है। तो सतह पर बर्फ़ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है, या बर्फ़ में मछली जमी हुई होती है, या विभिन्न मछलियाँ शीत निद्रा में बर्फ़ में होती हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया गया है। सतह पर बर्फ़ जमा होता है, यानी जो नदियाँ होती हैं उसकी सतह पर जो है बर्फ़ की लेयर लगी रहती है, लेकिन अंदर जो है जल जो है द्रव की अवस्था में होता है। तो वो जो उसको उस लेयर को तोड़कर उसमें कांटा डालकर मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा राइट है।
उसके बाद बर्फ में मछली जमी नहीं होती है, विभिन्न मछलियाँ शीत निद्रा में नहीं होती हैं और उपरोक्त में से सभी नहीं सही हैं। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 10वीं का पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है, मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र होता है। यानी मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखा चित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है। यानी आर्द्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है। यदि आप उसको बता दें जानते होंगे तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो होता है उसको क्या बोला जाता है। तो आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर बोला जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन 11वें का हाइग्रोमीटर जो होता है यह आर्द्रता मापी होता है। उसके बाद थर्मामीटर जो है दोस्तों तापमापी होता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है द्रव या ठोस का घनत्व मापता है, यानी घनत्व मापी होता है। उसके बाद ये लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शन के बारे में हमको पता चल गया। लेकिन आर्द्रता के बारे में है तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा नापा जाता है, थर्मामीटर द्वारा ताप नापा जाता है, हाइड्रोमीटर घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर दूध नापा जाता है, दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे एक्सप्लेन हो गए हैं। तो 11वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। 12वां क्वेश्चन में धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, या जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है हमको कोड के माध्यम से बताना है। तो इसमें कोड दिया गया है, केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए बी दोनों सही है या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो इसमें 12वें में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या इसमें देखते हैं फिर धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे उपयोगी नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि दोस्तों महासागरों में 97% जल पाया जाता है जो हमारे उपयोगी नहीं है। उसके बाद ये बात सही बिल्कुल सही है, ए नंबर सही है। बी नंबर में जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो तीसरे में हमारा ए और बी दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा था 12वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन दोस्तों, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृत सागर के विषय में सही है। तो इसमें कौन सा कथन मृत सागर के बारे में सही है, इसको हमको छांट के बताना है। तो इसमें पहला ए नंबर दिया गया है, मृत सागर में लवणता सर्वाधिक होती है, या मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं, या मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग है। इसमें कोड दिया गया है, ए और बी सही है या ए सी सही है या फिर बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें जो है मृत सागर का जो खारापन होता है या लवणता जो होता है सबसे ज़्यादा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं, किसी को तैरना आता हो या ना आता हो, अगर वहाँ आप तैरोगे तो वो डूबेंगे नहीं, अपने आप वो ऊपर तैरते रहते हैं। फिर मृत सागर की लवणता जो है 300 ग्राम प्रति लीटर होती है, ये भी बात सही है। तो ए बी सी हमारे तीनों राइट हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो 13वां का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत भाग हमारे लिए अनुपयोगी यानी उपयोगी नहीं है। तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का यानी पृथ्वी पर उपस्थित पूरे जल का जो है कितना प्रतिशत जल जो है हमारे अनुपयोगी है, यानी जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1%, दूसरा ऑप्शन दिया 99%, तीसरा ऑप्शन दिया 49%, चौथा ऑप्शन दिया 2%। तो इसमें 14वां का जो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वी का जो जितना जल है उसका 99% हमारा अनुपयोगी है, यानी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो 97% तो लगभग महासागर में है। उसके बाद 2% बर्फ़ बना हुआ है, तो इसी को जोड़ देंगे तो 99% जो है हमारे अनुपयोगी है और 1% ही केवल हमारे उपयोगी है। तो इसमें कह रहा था पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितने प्रतिशत भाग जल हमारे लिए अनुपयोगी है। तो हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है यानी 99% हमारे लिए अनुपयोगी है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप से जल चक्र को बताना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप से बताता है। यानी शिक्षक जो है कक्षा में जो है मौखिक रूप से जल चक्र को पढ़ाना चाहते हैं या बताते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप से बताता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कथन। ए नंबर दिया गया है,
ए नंबर दिया गया पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है जिसको जल चक्र कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है जिसको जल चक्र कहा जाता है। बी नंबर में दिया है जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। तो ए और बी दो कूट दिए गए थे, उसके बाद हमको इसमें पहचानना है कौन कौन से सही है। तो कूट में जो दिया गया है केवल ए सही है या बी सही है या ए बी दोनों सही है, या तो ना तो ए और ना तो बी सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो 15वां का जो हमारा दिया गया है इसमें जो दिया था पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी महासागरों से वाष्प के रूप में बादल बनता है, फिर बादल कहीं जाके फिर बारिश हो जाता है, तो एक चक्र में ये घूमते रहते हैं, तो ये बात सही है। उसके बाद जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। यानी जैसे महासागर हैं इससे वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो ये वायुमंडल से फिर जलमंडल में वापस चला आता है। तो दोनों हमारे राइट आंसर हैं। तो हमारा जो कोड दिया गया है ए और बी दोनों, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 15वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यानी कौन सा कारण है जो जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है या उत्तरदायी है। तो पहला दिया गया है ए नंबर घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र जो है आदि जल स्रोत में मिलना या खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से या जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने से। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, किस कारण से जल प्रदूषण हो रहा है। घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना या खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से या जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने से। तो कौन सा हमारा होगा? तो इसमें देखते हैं ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो 16 का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों कारण से जो है जल जो है प्रदूषित हो रहा है। तो ए बी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा 16 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है BOD यानी बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिए गए वायु में ऑक्सीजन की मात्रा या जल में ऑक्सीजन की मात्रा या नदियों व तालाबों में जल में प्रदूषण या उपरोक्त में से सभी। BOD जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो 17वें का जो हमारा तीसरा ऑप्शन नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण मापा जाता है। इसके द्वारा BOD द्वारा नदियों व तालाबों के जल प्रदूषण को मापा जाता है। तो 17वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण की हानियों से संबंधित होता है। तो जल प्रदूषण की हानियाँ जो होती हैं कौन कौन से संबंधित, इसको हमको छांट के बताना है। तो पहला दिया गया है ए नंबर बाढ़, दूसरा टाइफाइड, तीसरा हैजा, चौथा पीलिया। तो इसमें जो कूट दिया गया है ABC सही है या ABD सही है या BCD सही है या ABCD सब सही है। तो कौन सा सही है? तो इसमें जो है हैजा जो है प्रदूषित जल के कारण होता है, टाइफाइड भी जल प्रदूषित जल के कारण, पीलिया भी प्रदूषित जल के कारण होता है, लेकिन बाढ़ जो है क्या जल प्रदूषण के कारण नहीं होता। तो ए जिसमें हमारा नहीं होगा वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो BCD जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट हो जाएगा। BCD ये हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 18वें का जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाढ़ जो है जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ पे होता है, तो वो उस प्रदूषण से उससे का कोई लेना देना नहीं है। तो जो कह रहा है जल प्रदूषण से जो हानियाँ होती है, जो बीमारियाँ होती है, हैजा होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, यही तीनों होता है। तो BCD हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। ये सही है, बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। 19 फिर उसके बाद सूखे के कारण सूखा भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। यानी सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। या फिर तीसरा दिया गया सी नंबर दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? कोर्ट में देखते हैं। तो ए नंबर में दिया है AB सही है, B नंबर में दिया है AC सही है, C नंबर में दिया है BC सही है या फिर ABC तीनों सही है। तो 19वें का जो हमारा दिया गया है
तीनों जो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों जो कोड दिए गए हैं, बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियां फैलती। हाँ सही है, बाढ़ के कारण जब जल प्रदूषण होगा वो जीव जंतु से मर जाएंगे, तो प्रदूषित जल हो जाएगा, तो वहाँ पे जो लोग रहने वाले रहेंगे उसका यदि जल का सेवन करेंगे तो वो क्या हो जाए, डायरिया जैसी और डायरिया हैजा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं, ये भी बात सही। यदि नदी तालाब झील जब सूख जाएंगे तो वहाँ के पक्षी जीव जंतु जो है भूख प्यास के कारण मर जाते हैं। फिर प्रदूषित जल यानी दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आ जाती है, ये भी बात सही है। तो ABC हमारा तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया गया है। ABC तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे हमारा। तो 19वें का जो है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म दूषित जल के कारण फैलते हैं। तो दूषित जल के कारण कौन फैलते हैं, पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी, या फिर मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर, या फिर पीलिया, पेचिश, डायरिया, हैजा, या फिर टीबी, कैंसर, मियादी बुखार या हैजा। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषित जल के कारण फैलते हैं, यानी प्रदूषित जल के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, वो एक ग्रुप में लिखी गई है, उस ग्रुप को आप पहचानना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रदूषित जल के कारण जो है, प्रदूषित जल के कारण ये इसमें जो आंसर दिया गया है, ये तीसरा ऑप्शन है, पीलिया, पेचिस, डायरिया, हैजा, यही सब जो है प्रदूषित जल के कारण होते हैं। अब जैसे इसमें दे दिया गया है, इसमें टीबी प्रदूषित जल के कारण नहीं होती है, इसको आप पहचान लेंगे। मलेरिया जो है मच्छर के कारण होता है, तो ये ग्रुप गलत हो जाएगा। उसके बाद जैसे कैंसर जो है या फिर टीबी जो है, ये प्रदूषित जल के कारण नहीं होते हैं, ये अलग की बीमारी है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो बचेगा वही हमारा राइट हो जाएगा। पीलिया जो है प्रदूषित जल के कारण होता है, पेचिश जो है प्रदूषित जल के कारण होता है, डायरिया और हैजा प्रदूषित जल के कारण होते हैं। तो यही ग्रुप हमारा सबसे अच्छा है, और सभी इसमें जितनी भी बीमारियां दी गई हैं वो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन आपको चूज करना है। ए नंबर दिया है, जल में पारे के घुल जाने से मिनी माता रोग होता है, या बी, जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई रोग होता है। तो क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं, आपको कोड में बताना है। तो केवल ए सही है या केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या फिर दिया है चौथे ऑप्शन में ना तो ए और ना तो बी। तो दोस्तों जो होता है 21 में, जल में पारे के घुल जाने से जो है मिनी माता नामक रोग होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये फैक्ट भी है, यूपी टेट में भी आया क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल के कारण कौन सा रोग होता है। जैसे जल जो है प्रदूषित हो गया और जल में यदि पारे की मात्रा अधिक बढ़ गई तो कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है। तो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जल में कैडमियम, यदि कैडमियम के घुल जाने पर क्या होता है, इटाई रोग होता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो जिसमें दोनों दिए गया है, तीसरे ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, 21वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है, दिव्या अपनी नानी के घर जाती है, यानी दिव्या नाम की छोटी कोई बच्ची है, दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, यानी वहाँ पर पानी प्रदूषित है। फिर उसके बाद ऐसे में आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। यानी दिव्या अपनी नानी के घर जाती है और वहाँ जो है जल की गुणवत्ता सही नहीं, यानी शुद्ध जल वहाँ नहीं मिल पाता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे ताकि उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पानी को उबाल कर पीने की सलाह देंगे, या फिर पानी को फ्रिज में जमा कर फिर उसे ठंडा करके पीने के लिए कहेंगे, या फिर पानी को छान कर पीने के लिए कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से सभी कहेंगे। जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, जो जैसे दिव्या नानी के घर गई और वहाँ जल की गुणवत्ता सही नहीं है, प्रदूषित जल है, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है पानी को उबाल कर पीने की आप सलाह देंगे ताकि उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो 22वां का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन कर रहा है, प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है, या अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, या बीमारियां दूर हो जाती हैं, या उपरोक्त में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से जो होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो 23वां का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, प्रदूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। 23वां का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
फिर दोस्तों 24वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी रॉन्ग, जो कथन जो गलत है उसको हमको छांटना है। जल पर्यावरण का अजैविक घटक है, या हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है, या दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है, या गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वही हमको छांटना है। तो इसमें जो दिया गया है, जल पर्यावरण का अजैविक घटक है, ये बात सही है। हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि 97% महासागरों में जल पाया जाता है जो कि खारा होता है, और 2% जो बर्फ़ जमा रहता है, तो ये 99% तो हमारे अनुपयोगी है, और जो 1% बचता है वही उसी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। फिर तीसरा दिया है प्रदूषित, यानी दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता भी आ जाती है, ये भी बात सही है। फिर गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है, तो चौथा जो दिया गया है इसमें यही हमारा असत्य है। तो गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है, ये बात तो हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता, ये बात ज़्यादा सही नहीं है। तो यही हमारा इन तीनों के अपेक्षा ये कम है, तो इसीलिए हमारा ये 24वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? असत्य है, ये बात गलत है। तो 24वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि असत्य पूछ रहा था। तो क्या है? गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता, ये बात गलत है। तो 24वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मिनी माता एक, क्या? मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है किसका परिणाम, यानी मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता एक प्रदूषण जल रहित रोग है, प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है। पहला ऑप्शन दिया गया है समुद्र के खारे तेल का, दूसरा ऑप्शन दिया है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, तीसरा ऑप्शन दिया औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, चौथा ऑप्शन दिया मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो 25वें का जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो 100% राइट है। क्या? औद्योगिक पारा जो होता है अपशिष्टों को पानी में छोड़ने से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है, और यह क्या होता है? मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग होता है। जैसे फैक्ट्री से ऐसे जल अपशिष्ट निकाले गए जिसमें पारा की जो अधिक मात्रा होती है वो जाके पानी में यदि मिल जाएंगे तो कौन सी बीमारी करते हैं? वो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। तो ये कहा गया है तीसरे में, औद्योगिक पारा जो है अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का से जो होता है मिनी माता रोग होता है, और ये प्रदूषित जल के सेवन से होता है। तो 25वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया। 26वां क्वेश्चन में मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है, यानी कैसे क्षेत्रों में मलेरिया नामक बीमारी अधिक देखी जाती है। तो ए नंबर दिया है जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, या जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, या जहाँ जल एकत्र होने की समस्या होती है। तो मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में देखी जाती है? तो मलेरिया नामक बीमारी जो है इन तीनों क्षेत्रों में देखी जाती है। जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ जल प्रदूषण होगा, जीव जंतु उसमें मरेंगे, फिर प्रदूषण फैलेगा, तो ये मलेरिया की जो बीमारी होती है वहाँ मच्छर भी पनपेंगे। तो मलेरिया की बीमारी जो है कहाँ होती है? जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है यहाँ भी फैलते हैं। उसके बाद जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जहाँ नमी अधिक होती है वहाँ भी मलेरिया की बीमारी ज़्यादा फैलती है। जहाँ जल एकत्र होने की समस्या, जहाँ पर जो जल एकत्र होता रहता है वहाँ भी मलेरिया की बीमारी अधिक देखी जाती है। तो ए बी सी तीनों हमारे राइट हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी तीनों हमारे सही आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है 26 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 27वां क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोनाल्ड रॉस के बारे में है, इन्होंने यह देखा कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर उसका बी दिया है, इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 1905 ईस्वी में मिला। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल ए सही है, या बी सही है, या ए बी दोनों सही है, ना तो ए और ना तो बी सही है। तो जो रोनाल्ड रॉस थे दोस्तों, इन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये बात सही है, लेकिन इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है 1905 ईस्वी में नहीं दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1902 ईस्वी में मिला था। किसके क्षेत्र में? इन्होंने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की जो है जीवन चक्र के जो खोज किए थे उन्हीं के बारे में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो 1902 ईस्वी में मिला था। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 27वां का ए ऑप्शन दिया गया है पहले ऑप्शन में।
तो हमारा जो 27 में का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।